स्कैम 92 देख ली आपने, बट रियलिटी में स्टॉक मार्केट इससे कहीं ज्यादा डीप, डार्क और डेंजरस है। आज भी स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि उनसे बच पाना तो दूर, एक रिटेल इन्वेस्टर तो उस लेवल का सोच भी नहीं पाता। कैसे मीडिया, एनालिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलकर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खाते हैं। 90% न्यूज जब स्क्रीन तक पहुंचती है तब तक वो बासी, पुरानी हो चुकी होती है। असली खिलाड़ी तो तब तक पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। स्क्रीन पर घंटों नजर टिकाकर रिटेल इन्वेस्टर जिन चार्ट्स को एनालाइज करता है, बड़े बड़े लोग शाम को पैग लगाकर उन चार्ट्स को उठाने या गिराने की बातें करते हैं। पॉपुलर स्टोरी ये है कि लेट लेजेंड राकेश झुनझुनवाला ने अपनी अरबों की नेटवर्थ टाइटन जैसे स्टॉक्स में कंपाउंडिंग से बनाई, पर असल में ये पैसा किस तिगड़म से आया ये कोई नहीं बताता। हर्षद मेहता पर तो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन आज खुलकर बात करेंगे उस सीरीज के एक ऐसे करैक्टर की जिसने सिर्फ अपने दम पर कई बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज को बर्बाद करके छोड़ा, जिसकी एक चिट्ठी पर बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के सीईओ बदल जाया करते थे, जहां तक कि उसकी मर्जी के बिना स्टॉक मार्केट तक ओपन नहीं होता था। जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आने वाले टाइम में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये समरी इन्वेस्टोग्राफर चैनल के एक पॉडकास्ट पर बेस है। इस पॉडकास्ट के गेस्ट अभिषेक सर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्फ्लुएंसर हैं और उन्हें लगभग 9 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन खास बात ये है कि इस दौरान ये स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते रहे हैं और ये अंदर के सारे सीक्रेट्स जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि स्मॉल कैप से लेकर ब्लू चिप और पूरे के पूरे स्टॉक्स को किस तरह से डिफरेंट तरीकों से मैनिपुलेट किया जाता है। मोस्टली हर तरह के स्कैम की शुरुआत एक ऑपरेटर से होती है। ऑपरेटर वो बंदा है जिसके पास अंधा पैसा हो, जहां तो वो पैसा उसका खुद का होता है, जहां फिर बड़े बड़े बिजनेस कैटल्स और पॉलिटिशियंस का, ताकि वो ऑपरेटर के थ्रू अपने पैसे से और पैसा बना सकें। यानी कि पैसा किसी का भी हो, ऑपरेटर के हाथ में बहुत बड़ी अमाउंट का कंट्रोल रहता है। और इन ऑपरेटर्स की सबसे इजी टारगेट होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि इसमें फ्लोट बहुत कम होता है। मान लीजिए कोई 150 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है और अगर किसी के पास 100 करोड़ लिक्विड ही पड़ा है तो वो जैसे चाहे इस कंपनी के स्टॉक्स के साथ खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों के पास 50-50 करोड़ हैं और दोनों ने XYZ एक स्मॉल कंपनी को टारगेट कर लिया, ऐसा स्टॉक जिसकी मार्केट में बैंड बजी पड़ी है। अब ये सीधा उस कंपनी के प्रमोटर से बात करेंगे कि बाहर चाहे किसी को पता हो या ना, हम जानते हैं कि तुम्हारा सामान बिक नहीं रहा, तुम्हारी हवा एकदम टाइट हुई पड़ी है, किसी भी टाइम तुम्हारा दिवाला निकलने वाला है। सो हम तुम्हें पैसा छापने का एक मौका देते हैं, तुम अपनी कंपनीज के कुछ % शेयर्स हमें दे दो, कुछ पैसा हम भी लगाएंगे, तुम हमें अलो करो अपने काउंटर पर बाय सेल खेलने का। अब जहां से गेम शुरू होती है। ए ने स्टॉक खरीदा 11 रुपए में और 11.5 रुपए में सेल कर दिया। बी ने 11.5 में खरीदा और 11 रुपए में सेल कर दिया। नेट कुछ नहीं आ रहा, पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब जो बाहर बैठा बंदा वॉल्यूम बजर देख रहा है, उसकी आंखें चमक रही है। वो खुद को वॉरेन बफेट समझ रहा है। वाह क्या गजब का काउंटर है, इसे तो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। इस स्टॉक में कुछ तो होने वाला है, लेकिन उसके दिमाग का एक कोना अभी भी पीछे खींच रहा है, खरीदने से रोक रहा है कि अबे रुक जा, हो सकता है कहीं कोई जोड़ हो। तब एंट्री होती है तीसरे एंगल की। एक ऑपरेटर 2-3 करोड़ लगाकर मेन चैनल्स के 5-7 एनालिस्ट को हायर कर लेता है और कहता है आपको कोई भी हवाई रिपोर्ट बनाकर ये स्टॉक खरीदने के लिए सजेस्ट करना है। अब इसमें एक्सपर्ट्स का क्या जा रहा है, वो इसमें कुछ भी रिपोर्ट बनाकर बोल देते हैं कि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको जरूर खरीदना चाहिए। साथ ही जबरदस्ती का कोई स्टॉप लॉस भी बता देते हैं और लगता है कहकर वो भी सेफ साइड हो गए। 90% लोगों को लगता है कि जो इन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर बैठकर बोल रहे हैं वो झूठ कैसे हो सकता है। अब इन एक्सपर्ट्स को कोई 15-16 ब्रोकर और फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से ये बात धीरे धीरे 800-900 प्रोमिनेंट लोगों तक पहुंचाई जाती है और फिर उनसे आगे स्प्रेड होती है। अब वो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर अब तक खुद को किसी न किसी तरह से रोके हुए था। इन्फ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स, टीवी शोज, न्यूज, ब्रोकर्स जब हर तरफ उसी स्टॉक्स का नाम सुनता है तो कॉन्फिडेंस और ग्रीड में आकर वो उसे खरीद लेता है। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एंटर होते हैं, ऑपरेटर अपना सारा माल डंप करके खुद बाहर आ जाता है।
वो कोई 20-30% प्रॉफिट खुद रखते हैं और बाकी प्रमोटर का। अब जहां फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। वो सोच रहा है कि मैंने ले तो लिया लेकिन अब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहा है, मैं निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन अब कोई खरीदार बचा हो तो वो निकल पाए, क्योंकि जो लोग वॉल्यूम दिखा रहे थे वो तो डंप करके पहले ही निकल चुके हैं। सो ये था एक तरह का स्कैम जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज को टारगेट किया जाता है। हमारे देश में स्कैम चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और जितनी पावर उतना बड़ा स्कैम। ये किसी छोटी मोटी कंपनी को नहीं, ये पूरे सेक्टर को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लूंगी, कुछ साल पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे। वो जब भी स्क्रीन पर आते उनके लेक्चर में मार्केट को हिला देने वाला कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर होता। लाइक हम मेटल कंपनी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, जहां फिर हम ऑयल पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। और वो जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट देते, पैनिक में आकर मार्केट में धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो जाती। और किसी को अंदर की ये बात पता नहीं थी कि पैनिक के टाइम उसी मिनिस्टर का बेटा 12-15% गिरे स्टॉक्स पर लंबी पोजीशन बना लेता है और अगले दिन वही मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट देता है कि हमारी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं कि इसमें बिजनेस का और आम जनता का काफी लॉस होगा, तो हम इस प्लान को कैंसिल करते हैं। इसके बाद वो स्टॉक एक बार फिर से बाउंस हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर से पैनिक में सेल करवाया, किसी और ने उठाया और दबा के कमाया। पर अब नाम क्यों नहीं ले रहे हो? शो के गेस्ट ने बताया कि उन्हें पहले ही 1-2 नोटिस आ चुके हैं। पैसा और फेम तो बाद में, पहले फैमिली और खुद की सेफ्टी जरूरी है। सो हम जहां नाम नहीं ले रहे, बाकी ऑडियंस हमसे ज्यादा समझदार है। कमेंट बॉक्स में आपको कोई ना कोई जरूर बता देगा, और अगर आपको पता है तो आप दूसरों को बता दीजिए। इंडियन सिस्टम की ये एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ आप पॉलिटिकल पावर के बिना किसी भी बिजनेस में आप डोमिनेट नहीं कर सकते। इंडिया में आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, पॉलिटिशियंस के खिलाफ मत जाइए। पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते। हर्षद मेहता के पकड़े जाने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो पॉलिटिकल पंगों में पड़ गए थे। इंडिया में रहकर आप रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पर एलिगेशन लगा रहे हो, इसके बाद क्या लगता है वो बंदा कितने दिन बच पाएगा? अगर कोई कहे कि मैंने 100 किताबें पढ़ ली है और मैं पूरा एक्सपर्ट बन गया हूँ, अब मैं स्टॉक मार्केट का चैंपियन बन जाऊंगा, तो शायद वो बंदा गलत सोच रहा है। हाँ, नो डाउट कि आप मेजॉरिटी ऑफ पीपल से अच्छा करोगे, लेकिन ये थिंकिंग शायद गलत है कि आप चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि जहाँ जीत और हार में रूल्स के बाहर की भी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ पैसा और पावर किस हद तक हैवी है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कुर्ते पजामे जहाँ सिंपल सी पैंट शर्ट में जहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं, गुजरे जमाने वाला कीपैड वाला फोन है, और सौदा हो रहा है 5,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का। मैं बात कर रही हूँ सूरत की डब्बा मार्केट की। डब्बा मार्केट एक इनरेगुलेटेड फॉर्म है ट्रेडिंग का, जहां इनलीगल वे में कैश में ट्रेडिंग होती है। टैक्स की चोरी करने वाले, जहां ब्लैक मनी से खेलने वाले ही ज्यादातर इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। जहां 1-2 लाख का प्रॉफिट बनाने के बाद हम जैसे आम लोग सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट बांटते फिरते हैं, वहीं ये लोग एक कॉल में करोड़ों का प्रॉफिट बुक करते हैं। शाम को 4-4 पैक खींचने के बाद स्मॉल कैप इवन मिड कैप को हिलाने की आपस में शर्तें चलती हैं कि ये स्टॉक कल को अगर तूने 5% चढ़ा दिया तो ये सामने खड़ी BMW तेरी। और ये वही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक हैं जिनकी रिसर्च में एक रिटेल इन्वेस्टर अपना पूरा दिन लगा देता है, और अगले दिन मार्केट खुलने पर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इस स्टॉक को हुआ क्या। कोई नई न्यूज नहीं, कोई टेक्निकल चेंजेस नहीं, कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं, फिर भी ये स्टॉक ऐसे भाग क्यों रहा है? पर उसे ये नहीं पता होता कि ये भाग नहीं रहा, इसे भगाया जा रहा है। और इतने अंधे पैसे वाले ऑपरेटर कोई रेयर नहीं है। सूरत की डब्बा मार्केट में कोई 2-4 ईंट उखाड़ने पर कोई एक ऐसा ऑपरेटर निकल आता है, क्योंकि पूरे देश के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का 2 नंबर का पैसा यहीं से ट्रेड होता है। और जब बात चल रही हो पैसा, पावर और पोजीशन की, तो देश की एक ऐसी फैमिली है जिसका नाम आए बिना तो रह ही नहीं सकता। अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैमिली की जो पिछले 3-4 डेकेड से इंडिया को रूल कर रही है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, पर्दे के पीछे कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। और मैंने कहा था ना कि जितनी पावर उतनी बड़ी डील। इनकी गेम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए नहीं होती। 1980s में हमारे जहां बिजनेस का वर्ड खुलना शुरू हुआ था, उस टाइम मार्केट में बस 2 ही नाम थे, टाटा
और बिरला। लेकिन तब एक चमत्कारी इंसान ने सिर उठाया और सबको डिस्ट्रैक्ट करके इंडिया का रिचेस्ट मैन बन गया। 1992 में धीरे धीरे कोई इनसे आगे निकल गया, लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई कि उसकी कंपनी घाटे में डूब गई और वो पहली पार्टी फिर से नंबर 1 पर आ गई। फिर एक रियल एस्टेट का आईपीओ आया। आईपीओ के बाद उस कंपनी का प्रमोटर इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। पर फिर मीडिया में चारों तरफ खबरें फैल गई कि उस आईपीओ में धांधली है, तो वो रियल एस्टेट कंपनी नीचे आ गई और नंबर 1 पर जो नाम था वो चेंज नहीं हुआ। 2014 में एक फार्मासिस्ट कंपनी का सीईओ था जो 1-2 दिन के लिए इंडिया का रिचेस्ट मैन बन गया, लेकिन फिर अचानक से इतने एफडीआई रेगुलेशंस आ गए कि फिर वो दोबारा कभी नंबर 1 पर नहीं पहुंच पाया। 2022 में अगेन एक बंदा जो सरकार का बिल्कुल खास था, रैपिड ग्रोथ के साथ इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया और काफी टाइम बना भी रहा। लेकिन फिर कहीं से एक रिपोर्ट निकल के सामने आई और उस बंदे की नेटवर्थ नीचे आ गई। आई थिंक आपने अब तक गैस कर लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिया में नंबर 1 पर पहुंचने से नंबर 2 या नंबर 3 पर बने रहना ज्यादा सेफ है। और एक मजे की बात बताऊं, जिनकी जहां बात हो रही है, 2008 के आईपीओ के बाद जब उनके छोटे भाई उनसे आगे निकलने वाले थे तो उनके बैंक ने ही हाथ खड़े कर दिए कि वो अब उनको लोन नहीं दे सकते, और फिर बड़े भाई ने उसी बैंक से ही लोन उठाकर छोटे भाई के एसेट्स को अक्वायर किया। सो जब उनके भाई ही नहीं बच पाए तो कोई दूसरा और कैसे बच पाएगा। तो अब अगर आपको सुनने में मजा आ ही रहा है तो इन मिस्टर नंबर 1 से जुड़ी एक और बात बताती हूँ। एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल मैगजीन है, वो हर साल दुनिया के अमीर लोगों की एक लिस्ट बनाती है। मतलब कि लिस्ट बाद में आती है, बैक साइड इसकी प्रिपरेशन 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। जे नंबर 1 वाले जनाब का शेयर पूरे साल भले ही कुछ खास ना करे, पर ये लिस्ट बनने के टाइम ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मारता है और जैसे ही ये लिस्ट बनकर रेडी हो जाती है, एक बार फिर से वो स्टॉक नॉर्मल हो जाता है। पर क्या कोई इतना बड़ा आदमी सिर्फ मैगजीन में आने के लिए ये सब कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इससे एक स्टेटस सिंबल जुड़ा होता है। पैसा तो इनके पास हद से ज्यादा होता है। तो फिर ये आज भी सुबह 4-4 बजे उठकर क्यों बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पैसे से फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 या नंबर 3 होने में वो मजा नहीं है जो रिचेस्ट मैन इन इंडिया कहलाने में है। अब जब स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े लोगों की बात चल रही है तो लेट लेजेंड मिस्टर झुनझुनवाला का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आज तक हमने जो स्टोरी सुनी है कि राकेश झुनझुनवाला सर ने अपना सारा पैसा टाइटन और स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक्स में कंपाउंडिंग से कमाया, सिर्फ 5,000 रुपए से 50,000 करोड़। क्या कोई स्टॉक सच में इतना रिटर्न दे सकता है? जो स्टोरी हमें सुना दी गई हम उसे पकड़ के बैठ गए। आप कैलकुलेट करके देखिए, कोई स्टॉक इतना रिटर्न दे ही नहीं सकता। पॉडकास्ट के गेस्ट अभिषेक सर कहते हैं कि मैं झुनझुनवाला सर की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो उन्होंने किया उनके जैसे 10,000 लोग और थे, नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने करियर में 250 से ज्यादा स्टॉक्स खरीदे, लेकिन चले तो 4 ही ना। खरीदा तो उन्होंने येस बैंक भी था, DHFL भी था, कर्नाटका बैंक भी था, पर उनका क्या हुआ? तो फिर झुनझुनवाला सर ने अपनी पहाड़ जैसी वेल्थ क्रिएट कहां से की? जवाब मिलता है ट्रेडिंग से। राकेश झुनझुनवाला ने 88 के बजट में उस टाइम का 2 करोड़ रुपया बनाया था, 92 के बजट में 50 करोड़ और 2000 के बजट में 200 करोड़। आज से 23 साल पहले का 200 करोड़। पर अगर 1 मिनट के लिए हम सारी गेम को बिल्कुल साफ सुथरा समझे तो भी इन रिच प्लेयर्स के पास ऐसी एडवांटेज है जिससे वो एक रिटेल इन्वेस्टर पर बहुत भारी पड़ सकती है। अब इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये गेम किस लेवल पर चल रही है। एक एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है ब्लूमबर्ग टर्मिनल, 1 साल का लगभग 25 लाख का सब्सक्रिप्शन है इसका, पर आपने पुश्तैनी जमीन बेची है और 25 लाख लगाकर आप इसे लेना चाहते हैं, तो ये हर किसी को नहीं मिलता। लंबी चौड़ी नेटवर्क, प्रॉपर सेटअप, 100 से ज्यादा तरह के लाइसेंस और भी बहुत कुछ चाहिए इसके लिए। इस सॉफ्टवेयर पर आपको लिस्टेड किसी भी कंपनी का रेयर से रेयर डाटा मिल जाएगा, जो मनी कंट्रोल, टिकट ऐप जैसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की रेंज से बहुत बाहर है। पर इस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेने वाले 80% लोगों को इस डाटा से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब जहां जो चल रहा है, आम इन्वेस्टर उस लेवल का सोच भी नहीं सकता। ये सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को बस एक फीचर के लिए खरीदते हैं, इट्स कॉल्ड BT चैट, जिसे आप एलीट क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप मान सकते हैं। मार्केट में जब भी कोई बल्क डील होती है हमें तो शाम को पता चलता है, लेकिन BT चैट में इसका पता पहले ही चल जाता है।
फॉर एग्जाम्पल रिकेश झुनझुनवाला सर ने अपने टाइटन के 200 करोड़ के शेयर सेल करने हैं और एक ही भाव पर करने हैं, तो वो ये मैसेज बीटी चैट पर डाल देते हैं। क्योंकि वहां सब पैसे वाले बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो वहां ये इजीली सेल हो जाएगा। कभी कभी आप सोचते हैं ना कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक, क्योंकि लोग F&O पर पहले ही पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। हम आम लोगों को पता बाद में चलता है और जब तक आप खरीदने की सोचोगे वो बेचकर निकल जाएंगे और स्टॉक फिर से बाउंस कर जाएगा। 80% न्यूज जो हम तक पहुंचती है वो पुरानी बासी हो चुकी होती है। अब सोचने वाली बात है कि दो लोग इंडिविजुअली बड़ी डील कर रहे हैं, अगर उनके पास इतने एडवांटेज हैं तो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया, रशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड जीडीपी के इक्वल वेल्थ को कंट्रोल करती है, उसके पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी। हम बात कर रहे हैं यूएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक की। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, और ये अलादीन का चिराग जितनी दौलत कमा के दे रहा है उतनी तो शायद कहानियों वाले अलादीन ने भी नहीं देखी होगी। इस सॉफ्टवेयर के पास दुनिया भर की कंपनियों का उस लेवल का माइनियो से माइनियो डाटा है जो उन कंपनीज के खुद के डाटाबेस पर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्वार्टर रिजल्ट पर ट्रेड करते हैं कि रिजल्ट के बाद अगर बैकआउट हुआ तो मैं ये करूंगा और बैक डाउन हुआ तो ये करूंगा। हम वेट करते हैं अनाउंसमेंट होने की, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट से पहले ही रिजल्ट को ट्रैक कर लेता है। जब एक सीईओ ने बोलना शुरू किया तो उसके स्टार्टिंग वर्ड्स क्या थे, किस तरह से उसने अपने हाथ को हिलाया, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे। अपने 25 साल के करियर में जब जब इस सीईओ ने इन वर्ड्स से स्टार्टिंग की, चाहे वो इससे पहले किसी और कंपनी का ही सीईओ क्यों ना था, तब तब उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए या बुरे। जाने के अलादीन बॉडी लैंग्वेज से ही डिटेक्ट कर लेता है कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और अलादीन का एक्यूरेसी रेट 97% तक का है। और सोचिए, जब ये एडवांटेज $8.5 ट्रिलियन की वेल्थ पर मिल रहा है तो इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। और ये आज से 6-7 साल पहले की बात है, एआई रेवोल्यूशन आने से पहले की। तो आज उनकी टेक्नोलॉजी किस लेवल तक की होगी आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे स्कैम्स के बारे में सुनने के बाद अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, अवेयर और रियलिस्टिक बनाने के लिए। शो के गेस्ट अभिषेक सर ने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके इसी मार्केट से ही करोड़ों कमाए हैं। आज आप जिन जिन बड़े बड़े ट्रेडर्स के नाम सुन रहे हैं उन सभी ने ही कभी ना कभी जीरो से शुरू किया था। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें, देश की इकोनॉमी पर भरोसा रखें। अगले 10 साल हर तरह से इंडिया के हैं, टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। सो अभी से हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करें। एवरेज 12-13% रिटर्न के साथ लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी मर्जी के बिना लेट 80s और अर्ली 90s में स्टॉक मार्केट में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, जिसने सिर्फ अपनी पावर के दम पर न जाने कितनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनियों को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा, और प्रमोटर्स बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। जिसके सामने खड़े होने से बड़े बड़े ऑपरेटर्स, प्रमोटर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ पैर कांपते थे, जिसकी मर्जी से बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ और सीईओ डिसाइड होते थे, जहां तक कि उसकी मर्जी के बिना स्टॉक मार्केट तक ओपन नहीं होता था। उस खतरनाक खिलाड़ी का नाम है द ब्लैक कोबरा, मन्नू मानिक उर्फ मन्नू बाई। एक तो इसका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था और इनके कारनामे तो आपने सुन ही लिए, इसलिए इनका नाम पड़ा ब्लैक कोबरा। मन्नू बाई अपने टाइम के सबसे बड़े ऑपरेटर कम फाइनेंसर थे, और जो कंपनी इनके निशाने पर आ जाती ये शॉर्ट सेलिंग में उनके शेयर्स बेचते जाते और शेयर्स की मार्केट में सप्लाई इतनी हो जाती कि प्राइस जमीन पर आ गिरते। आप इनकी मैनिपुलेशन का अंदाजा जहां से लगा सकते हैं। 1991 में एक कंपनी का 100 रुपए का शेयर इन्होंने सिर्फ 7 दिन में 1 रुपए पर ला दिया था। ये थी इस ब्लैक कोबरा की पावर। बाय चांस मन्नू बाई अगर किसी ट्रेड में फंस जाते तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में 2-3 दिन के लिए स्टॉक मार्केट ही ओपन नहीं होता था। मन्नू बाई को अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बंदे ने प्रॉपर बीट किया था, और वो थे रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी। जब मन्नू भाई और उनके बियर कैटल ने रिलायंस के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग शुरू की तो धीरू भाई अंबानी ने इस तरह से इंटरनेशनली पैसा घुमाया कि पूरा बियर कैटल चित करके रख दिया। सो ये थी स्टॉक मार्केट के पर्दे के पीछे की कुछ ऐसी बातें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को नहीं पता होता। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें। थैंक यू।